हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीडीपी के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, याद रखिएगा 1 फरवरी का पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी 2023 में का जो है पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका दिसंबर 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, ये शिफ्ट में हुआ था और ये फरवरी तक एग्जाम चला था, 7-8 फरवरी तक। तो उसमें जो है 1 फरवरी का पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको CTET क्लियर करना है तो मैं बार बार कहती हूँ कि PYQ जो है प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जो है आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं। कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगी, बस आप जुड़े रहिए। देखिए, मैंने CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, ठीक है, जिसमें मैं 10 टॉपिक आप लोगों को करवा चुकी हूँ। बाल विकास के जो 15 नंबर का बाल विकास आता है ना, उसके 10 टॉपिक करवा चुकी हूँ और 4 टॉपिक बचे हुए हैं जो मुझे करवाने हैं। जैसे हार्वर्ड गार्डनर हो गया, ठीक है, NEP हो गया, आपका RTE हो गया और इसके बाद जो है आपका एक NCF हो गया। ये टॉपिक जो है हमारे रह गए हैं, इसको जो है मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही करवाऊंगी। बस आप जुड़े रहिए। अगर आपको CDP में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आना है और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पैडागोजी को जो है ना सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को पता है कि जो CDP है, CDP में 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन प्लस 10 नंबर की पैडागोजी आती है। इसको आपको रटना नहीं है, इसको जो है आपको समझ कर करना है, क्योंकि समझ के करेंगे तभी आप जो है इसके क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। इतना हार्ड नहीं आता। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी प्लस जो आप लोगों को टिप्स बताऊंगी एंड ट्रिक्स बताऊंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। पैडागोजी को जो सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा रही हूँ, एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जरूर देखिएगा। वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि रटना नहीं है। आप लोगों को अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत ही कम समय में पैडागोजी के सेक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब तो रही बातें। चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है। इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जाता है अगली बार, तो अब आपको वो गलत नहीं होता है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को चाहते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, अगर चाहते हैं कि एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में पढ़े, आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो बच्चे का जो विकास है, हम सब लोग जानते हैं कि विकास जो है क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर, याद रखिएगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती है। इसीलिए बोला जाता है ये गर्भ से कब्र तक की अवस्था होती है। गर्भ से कब्र, ठीक है, गर्भ से कब्र तक मतलब कि जन्म से मृत्यु तक जो है ये विकास चलता ही रहता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि विकास एक समान होता है, तो बिल्कुल नहीं। विकास जो है एक समान नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने मैंने जब वृद्धि एवं विकास करवाया था तो बताया था कि जैसे कि बच्चे का जो विकास है, ठीक है, प्रारंभ में जो उसका शैशवावस्था होता है, वहाँ पे जो है विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन वृद्धि जो है तेज होता है। लेकिन जैसे बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो विकास उसका तेजी से होने लगता है। तो विकास जो है एक समान नहीं रहता, ये कम और ज़्यादा होता रहता है। क्रमानुसार होता है, बिल्कुल। जो विकास की प्रक्रिया है वो क्रमानुसार चलती है, ठीक है, शीर्ष से पैर की ओर, केंद्र से बाह्य की ओर। तो मतलब कहने का मतलब कि जो विकास है वो क्रमानुसार चलता है। विकास एक समान है तो विकास जो है आपका एक समान नहीं होता। अव्यवस्थित है, नहीं, विकास व्यवस्थित है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपका देखो गलत हो गया। यहाँ पे एक समान ये गलत है, क्रमानुसार तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अव्यवस्थित है और एक समान, तो ये दोनों ही गलत हो गया। व्यक्तिगत होता है, विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल, क्योंकि हर एक बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि बच्चे का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो आनुवांशिकता है, हर एक बच्चे को अलग वातावरण मिलता है, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत होता है और क्रमानुसार होता है, बिल्कुल। तो ये बात तो सही है। व्यक्तिगत और अव्यवस्थित, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा कि जो विकास की प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत होती है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा जो है अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का विकास जो है अलग अलग होता है, क्रमानुसार होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बस याद रखिएगा जो विकास की प्रक्रिया है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भ से कब्र तक चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन,
आजकल सिद्धांतकार, देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लूँगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। आजकल सिद्धांतकार जो हैं, ठीक है, क्रांतिक अवस्था, क्या बोल रहा है सिद्धांतकार जो हैं, क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करने लगे हैं। कहने का मतलब है सेंसिटिव पीरियड के बजाय किसका यूज़ करने लगे हैं, वो क्रिटिकल पीरियड। क्यों इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि विकास की जो प्रकृति है वो गतिशील है, तो ये बात तो सही है। विकास केवल आनुवंशिकता, देखिए केवल आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है, बिल्कुल नहीं। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्धारित नहीं होता, बल्कि जो विकास होता है इसमें जो है आनुवंशिकता के साथ साथ जो है हेरिडिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब हेरिडिटी पर भी, मतलब सॉरी, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। विकास केवल पर्यावरण, केवल जो आ गया अलग अलग, ये गलत हो जाएगा। यही अगर होता है कि विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण से निर्धारित होता है तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है विकास केवल आनुवंशिकता और केवल पर्यावरण, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। विकास स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं भाई, विकास जो है गतिशील होता है, नियत होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए जो है विकास के लिए क्या बोला जाता है कि एक सेंसिटिव पीरियड के बजाय जो है इसके लिए क्या यूज़ किया गया है, एक क्रिटिकल पीरियड, मतलब कि एक संवेदनशील अवधि का जो है प्रयोग किया जाता है। अगली बार क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, इस पर भी बन सकता है आपका। यहाँ पे तो ये जो है लिख कर दे दिया है, लेकिन अगली बार घुमा के क्या पता यही ऑप्शन में डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नरेश और मुकेश क्या है, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों ही क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि नरेश और मुकेश जो है दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और हर एक बच्चा अलग होता है। मैंने बोला ना व्यक्तिगत विभिन्नता इसका कारण होता है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखेंगे तो दोनों का ही संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण होता है? तो देखिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत तो इसका कारण नहीं है, क्योंकि शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है, बच्चे का जो विकास है पहले सिर से पैर की ओर होता है। बच्चे का जो विकास है वो क्या, सिर से पैर की ओर जो है होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आप नहीं समझ में आया ना, शीर्षगामी से याद रखिएगा स, पहले सिर से पैर की ओर, ठीक है। ये टिप्स याद रखिएगा, शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब है सिर से पैर, स से याद रखिएगा सिर फिर पैर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो कि बच्चा जो है मतलब खड़ा होने से पहले जो है अपने कमर से ऊपर, मतलब सर वाला जो पार्ट है उसको जल्दी कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे का जो सिर वाला भाग है उसको जो है वो पहले विकसित होता है, फिर पैर जो है बाद में, खड़ा होना बाद में सीखता है, ठीक है। अब विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या है? कहने का मतलब है कि जो बच्चे का जो शरीर होता है, जो समीप वाला भाग होता है उसके जो, मतलब जैसे उसका हाथ है, हाथ के समीप वाला जो मांसपेशियां हैं उसका विकास, मतलब कि जो उसके नर्व्स होंगे पहले वो उसका विकास होगा, उसके दूर वाला भाग जो है बाद में विकास होगा। कहने का मतलब है केंद्र से बाह्य की ओर विकास होता है, केंद्र से बाह्य, याद रखिएगा। समीप दूराभिमुख का मतलब होता है केंद्र से बाह्य की ओर, अर्थात पास से दूर की ओर, अर्थात शरीर के अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या, कैसे आपको ये याद रहेगा, याद रखिएगा जैसे कि जब बच्चा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चा होता है, जो उसकी छोटी मांसपेशियां, अर्थात जो शकल मांसपेशियां होती है, छोटी मांसपेशियां होती हैं, उसमें जो भी स्किल्स होती है उसके वो डेवलप होने के बजाय जो है क्या होती है, मांसपेशियां जो है, मौलिक जो मांसपेशियां हैं उसका जो है अभ्यास करने लगता है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे का, जैसे कि अगर आप उसका ये हाथ है, ठीक है, हाथ है, तो ये जो है उसके जो ये वेन्स हैं ये पहले इसका विकास होता है, बाहर वाला भाग जो है, मतलब कि उंगलियां जो है बाद में इसकी विकसित अच्छे से होती हैं, अच्छे से चीज़ें पकड़ना बाद में सीखता है, ठीक है। तो ये समीपात दूरभिमुख है, जिसमें केंद्र से बाह्य की ओर इसका सिद्धांत होता है, विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, तो बिल्कुल इसका आंसर यही होगा कि बच्चा जो है यहाँ पे मुकेश और नरेश दोनों हम उम्र हैं, लेकिन इनका संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में अंतर है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का ये पालन कर रहा है।
एक रूपता का सिद्धांत, ये तो गलत है। कहने का मतलब है बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास सब एक समान होता है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक बच्चा, जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है तो सभी बच्चे में इसका विकास भी अलग अलग होता है, और जरूरी नहीं कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी हो। ठीक है, तो एक रूपता का सिद्धांत ये गलत है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, और आपको जो मैं क्लियर कर रही हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही है नहीं। कोई आपको सजेशन देना वो भी आप दे सकते हैं, ताकि मैं अगली बार जो है उसका ध्यान रखूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और आप लोगों को देखने को मिला कि देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों विकास से आए हुए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि विकास से 3 क्वेश्चन तो डन है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बच्चे के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए, मतलब जब बच्चे का जो विकास है उसमें देरी हो रही है तो इसके लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है? बच्चे के विकासात्मक प्रक्रिया में केवल आनुवंशिकता का योगदान होता है? बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट का भी होता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। क्यों भैया? पर्यावरणीय कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे की आनुवंशिकता कुछ भी हो, कहते हैं ना कि बच्चा, अगर मान लो कि कोई माता पिता हैं, अगर वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे की बुद्धि इतनी तेज नहीं है, लेकिन उसको वैसा वातावरण दिया जाए, उसका पर्यावरण मतलब उसका इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे जो है उसके माइंड को जो है डेवलप किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उसे अच्छा रखना चाहिए। तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि दोनों को ही नकारा जा रहा है। तो दोनों गलत हैं, ये सही वाले तो ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे। सही तो कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आ गया बच्चे का समाजीकरण। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो है समझाया था। ठीक है, तो बच्चे का समाजीकरण देखिए, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। विकास और ये समाज, मतलब मैंने बहुत ही 10 टॉपिक जो करवाए ना, वो ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब बाकी जो मैंने बताए हैं, बस आप जुड़े रहिए वो टॉपिक के। मैं बहुत जल्द ही उसको करवाऊंगी, और उसके जो PDF है टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेलीग्राम पे मैं नोट्स यहाँ से करवाने के बाद टेलीग्राम पे जो है भेज देती हूँ। 1-2 दिन देरी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को जो है मिल जाया करेगा। ठीक है, तब तक लेकिन हाँ, याद रखिएगा, कोई भी नोट्स पढ़ने से पहले एक बार समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी आप समझदार हैं। देखिए, बच्चों का जो समाजीकरण है एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। बच्चे का क्या समाजीकरण सरल है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को बता दूं कि समाजीकरण जो है ना, एक दिन का वो कुछ इसमें योगदान नहीं होता। समाजीकरण जो है ये आजीवन चलता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जीवन भर चलता रहता है। मतलब कि जन्म से मृत्यु तक जो है आपका क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक जो है समाजीकरण चलता रहता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से हम लोग जो हैं अपने समाज के जो भी मानदंड होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होते हैं, मतलब मूल्य होते हैं, जो भी यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं, उसको सीखते हैं। किसके द्वारा? समाजीकरण के द्वारा। तो समाजीकरण जो प्रक्रिया है ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इसे याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जीवन जन्म से मृत्यु तक तो हर एक पड़ाव अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक जटिल प्रक्रिया है। व्यवस्थित तो बोलेंगे नहीं, निश्चित और स्थिर तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और एक बहुयामी प्रक्रिया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पियाजे से आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये सब मैंने करवा रखे हैं आप लोगों के। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने, अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने, अमूर्त चिंतन क्या कहलाता है? जिसे बिना देखे ही किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर लेना। ठीक है, कौशल हासिल कर लेते हैं। तो ये कौन सा जीन पियाजे का अवस्था है? चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक। ठीक है, औपचारिक कहने का मतलब है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोले या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। आपके हर एक अवस्था का जो एज पीरियड है ना, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ये पूछ देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने में, तो फोर्थ ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी चालक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है किसके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है सीखता है। ठीक है, तो ये संवेदी चालक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, और ये 7 से कब से 11 वर्ष तक।
ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वो मूर्त वस्तुओं को देखकर जो है चीज़ों को समझ पाता है, मतलब कि उस पर चिंतन कर पाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी कुछ भी, क्योंकि अगर आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से किए होंगे। मैं आप लोगों के लिए ही कंटेंट इस तरीके से रेडी करती हूँ, इतना हाईलाइट करके नोट्स बनाती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होते चले। लेकिन आप लोगों का जो है एक कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मतलब कि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों का जो भी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, जो भी कॉमेंट रहता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसके बाद ही मुझे जो है चीज़ें पता चल पाती हैं। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभवों के लिए मौजूद जो स्कीमा है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही लेकर अपने स्कीमा में जो है जो भी कुछ चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में देखता है वो अपने स्कीमा में डालते जाता है, राइट। अपने स्कीमा में कुछ भी देखा, किसी ने कुछ भी बताया तो अपने स्कीमा में फिट कर लेता है। उसके बाद जो है वो अगर अपने स्कीमा में संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, संज्ञान या पाठ? पाठ तो होगा नहीं, हम सब लोग जानते हैं कि जीन पियाजे नहीं इस पे बात करते हैं, इस पे कौन करता है? वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। अभिसंज्ञान भी नहीं होगा, संगठन भी नहीं होगा, समायोजन। समायोजन में जो है बच्चा जो है कोई भी अपने जो भी नए अनुभव है उसके मौजूद स्कीमा में जो भी चीज़ें होती हैं उसे संशोधित करता है। जब भी संशोधन करने की बात आए ना तो याद रखिएगा समायोजन एक वर्ड होता है समावेशन। इन दोनों में लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से इसे क्लियर किया था। समावेशन क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई नई चीज़ देखता है और उसको जो है देखकर अपने स्कीमा में संशोधन नहीं करता, एज इट इज़ उसको अपने दिमाग में रख लेता है, तो वो कहलाता है समावेशन। जैसे कि बच्चा रास्ते पे जा रहा है, उसने जो है कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखकर उसे बताया गया था कि 4 पैरों वाला जो है कुत्ता होता है, तो उसको जो है देखा और उसने उसको देखते ही मतलब कि उसको पता है कि ये कुत्ता है, लेकिन वह आगे जब बढ़ता है और एक बिल्ली को देखता है तो उसको भी क्या बोलता है कि ये कुत्ता है। ठीक है, कहने का मतलब है वो जो है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा, उसको भी देखा उसने, जो पहली जो उसके संज्ञान में था, पहले से जो उसके स्कीमा में फिट था, उसी के आधार पे जो है उसने वो देखकर पहचाना, तो इसको कहा क्या जाता है? समावेशन। ठीक है, उसको वैसे ही बोलता है। लेकिन जब उसमें संशोधन कर दिया जाता है उसके रंग को लेकर, उसकी आवाज़ को लेकर, उसके साइज को लेकर, तो उसे क्या कहलाता है? वो समायोजन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? आत्म केंद्रिता, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी स्थिति में एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता नहीं। जो आत्म केंद्रिता है ना, जीन पियाजे बोलते हैं कि कुछ भी हो, बच्चा जो है अपनी दृष्टि से देखने की, मतलब कि दूसरे के अनुभवों को वो नकारता हुआ अपनी दृष्टि से देखने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। अपनी दृष्टि से वो जो है देखता है, दूसरे क्या कह रहे नहीं, अपनी दृष्टि से वो देखता है। ठीक है, आत्म केंद्रिता, वो एक ही पक्ष वो देख पाता है। देखिए, सोच प्रक्रिया में मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना नहीं, मौजूद स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, बिल्कुल नहीं। दूसरों के अनुभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना, जो भी किसी ने कुछ बताया, किसी का जो भी अनुभव हो उसको जो है अपने तरीके से, अपनी दृष्टि से उसे देखने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, तो ये क्या कहलाता है? आत्म केंद्रिता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश में संज्ञानात्मक विकास में अनुबंधन का, पुनर्वलन तो ये बात ही नहीं करते, अनुबंधन की भी बात नहीं करते। सांस्कृतिक प्रवेश, बिल्कुल, लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार जो है बच्चा क्या है? समाज में रह के अन्योन क्रिया द्वारा, सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा बोले या अन्योन क्रिया बोले, ठीक है, सामाजिक अन्योन क्रिया के द्वारा जो है वो अपने संज्ञानात्मक का विकास करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। तो इसमें जो है सामाजिक परिवेश, ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक परिवेश का जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, रटना कभी भी ऑप्शन में देखिए वो तो आपका गलत होता है। सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा, इनाम और सजा की बातें नहीं करते। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को,
तो इसमें जो करेक्ट होगा, जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं वो सहयोग की बात करते हैं, तभी वो जेडपीडी की बात करते हैं, वो जो है आपके पाड़ और मचान की बात करते हैं, ठीक है, सहयोगात्मक सीखने की बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारा कोहलबर्ग, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास को कितने चरणों में बताया? कितना इजी क्वेश्चन, देखो 1 नंबर का है, और हम सब लोग जानते हैं कि इन्होंने जो है 3 अवस्थाएं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण, ठीक है, प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण, मतलब टोटल जो है 6 चरण है। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा 1, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और ये मैं आपको जब करवाती हूँ एक छोटा सा छोटा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं बेसिक से क्लियर करवा रही हूँ। अगर आप लोग समझना है तो बेसिक से समझिए, जिससे कि आप लोगों को रटना ना पड़े चीज़ें, ठीक है। 12th क्वेश्चन का देखिए, 12th क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है दूसरा चरण है। सजा व आज्ञाकारिता का अभिविन्यास, ये पहला चरण है। कानून व व्यवस्था अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता में क्या बोलता है? सजा व आज्ञाकारिता में बच्चा कोई भी, उसकी नैतिकता क्या दिखती है? कोई भी कार्य वो इसलिए कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ यहीं पर दिखती है कि कोई भी कार्य के पीछे जो है वो सजा न मिले या आज्ञा का पालन कर रहा है, ठीक है। और यांत्रिक सापेक्षा अभिविन्यास के अंतर्गत जो है बच्चा जो है जहाँ पे उसको लगता है कि अगर कोई चीज़ उसके लिए सही है तो वो जो है वो करता है, मतलब अपना स्वयं का सिद्ध साबित करता है, ठीक है। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, इसके अंतर्गत जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वो जो है आपकी कौन सी चौथा चरण है, कानून व्यवस्था अभिविन्यास। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये तीसरा चरण है, जिसमें बच्चा जो है कोई भी कार्य, उसकी जो वैल्यूज़ है वो यही दिखती है, क्योंकि उससे जो है लोगों के बीच में लोग कहें उसे कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा लड़का और अच्छा लड़की कहलाने के लिए वो कोई भी कार्य करता है, ठीक है। ये आपका तीसरा चरण है, दूसरी अवस्था का तीसरा चरण। नेक्स्ट, कुछ भी पूछ सकता है किसी तरीके से, ये जो टॉपिक मैंने कराया है उसमें हर तरीके से घुमा घुमा के मैंने बताया, तो वो जरूर देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर मुझे कराना है, ठीक है, तो बने रहिए। बस आप लोगों को इसके नोट्स बहुत एकदम टू दी पॉइंट्स में, मैं बहुत ज़्यादा फालतू आप लोगों के नोट्स नहीं देती हूँ, एकदम टू दी पॉइंट्स में चीज़ें दूंगी, जिससे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, ठीक है। एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए इनफ होगा। सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? देखिए इन सबों में जो है एक शारीरिक गतिक संवेगात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। भाषाई बुद्धि के अंतर्गत जो है बच्चों में साहित्य का वो होता है, ठीक है। तो ये पूरा मैं कराऊंगी, इसके सातों बुद्धि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और अभी जो है आप लोग को रटने लगेंगे, इसीलिए अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, ये क्या बताता है? कहने का मतलब है एक शिक्षक बोल रहा है कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। कहने का मतलब है कि वो सबको जो है एक ही धारणा में बांध दिया, ठीक है। मतलब कि पुरुष और लड़कियां अलग अलग हैं, और पुरुष बनो मतलब पुरुष के लिए कुछ और उसने जो है मापदंड उसके दिमाग में है। तो ये क्या है? जेंडर समानता की तो बात ही नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल, लचीलापन की तो बात ही नहीं है, और समता की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, जेंडर भूमिका में लचीलापन, ये मैं आप लोगों को टॉपिक करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाँ, बच्चों के आकलन के बारे में क्या है? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए तो क्या है, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना होता है। तो क्या मूल्यांकन जो है, जो इवैल्यूएशन किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की तुलना करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना बच्चों में? बिल्कुल नहीं। कहीं पर भी ऑप्शन में आपको तुलना करना दिखे वो ऑप्शन गलत होता है। आकलन को लेकर चिंता और भय दिखाना ये गलत होता है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो बच्चे का मूल्यांकन है उसमें स्वयं मूल्यांकन जो है शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मूल्यांकन जो है ना, मूल्यांकन में विभिन्न साधनों का प्रयोग करके जो है किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट में दोनों तरीके से जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? ठीक है, कौन सा पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, मतलब अलग अलग तरह के निर्देश। हम सब लोग जानते हैं कि समावेशी कक्षा जिसमें कि सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठाकर कुछ विशेष सुविधाओं द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, वो होती है समावेशी शिक्षा। विभेदित निर्देश मतलब कि अलग अलग निर्देश
तो क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है तो इसलिए आपका निर्देश जो है अलग अलग होने चाहिए बच्चों को देखते, ये तो बात तो सही है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, बिल्कुल सही बात है। पृथकीकरण और नामीकरण पालन नहीं करना, समावेशी शिक्षा की भावना का पालन। देखो, समावेशी शिक्षा कभी भी ये नहीं कहता कि लोगों को पृथक करो, अलग करो या उनका नामीकरण करो, ठीक है, उनको अलग अलग नाम दो, ये नहीं कहता। तो ये हमारा जो है नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। सहयोगपूर्ण सीखना, बिल्कुल ये जो है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, सहयोगपूर्ण सिखाना। तो यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपका इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, समावेशी शिक्षा से ये भी है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब कि जो वंचित पृष्ठभूमि से जो छात्र आते हैं कक्षा में, एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने को हतोत्साहित करना, कभी भी ऑप्शन में हतोत्साहित दिखे वो ऑप्शन गलत होता है। केवल प्रभावशाली, केवल की बात कर दी गई प्रभावशाली बच्चों को, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आगे पढ़ो ही मत। केवल वंचित समूह के बच्चों, केवल वंचित समूह, ये भी आपका गलत, ठीक है। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चे, देखिए यहाँ पे सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, केवल कहीं पर भी ऑप्शन देखिए वो ऑप्शन होता ही नहीं है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को पढ़ने की आपको इसके लिए जो है ना अलग से सिलेबस का मतलब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा अगर अपना आँख कान थोड़ा अपनी समझदारी दिखाएंगे ना तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस याद रखिएगा कि एज अ टीचर आपको नहीं सोचना है, आपको बच्चे के हित में जो है लेना है कि कौन सा आंसर होगा जो बच्चे को आगे बढ़ने में जो है मोटिवेट करेगा, बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करेगा, ना कि बच्चे को जो है पीछे ढकेलने में। तो अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को अपने अनुभव प्रोत्साहित करना और अपने एज अ टीचर आपको भी अपने अनुभव वहाँ पे देना है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 30 है सीडीपी के क्वेश्चंस, और मैं चाहती तो डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता देती, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है समझना है, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित का प्रावधान शामिल हो। पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, बिल्कुल। वॉकर, बिल्कुल। हैंड रेल के साथ रैंप, बिल्कुल। उभरा हुआ टाइल नहीं, ब्रेल प्रणाली। देखिए ये तीनों ही शामिल होने चाहिए। तीनों कहाँ पर है देखिए, 1 2 3, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता को जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। मतलब कि इनमें से कौन सा अधिगम अक्षमता, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान की विशेषताएं हैं। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, मतलब जब बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते जो है किसी भी पंक्ति को छोड़ दे रहा है या शब्द को छोड़ दे रहा है, वर्तनी में गलती कर रहा है, तो ये बात तो सही है। 2 फीट की दूरी पर चीज़ें रखी नहीं, देख सकता नहीं। एक गतिक क्रिया को बार बार नहीं। 70 dB की आवाज़ नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अधिगम अक्षमता में क्या पाया जाता है कि बच्चा जो पढ़ते पढ़ते किसी शब्द को छोड़ दिया है, किसी लाइन को स्किप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये बात सही है? अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, क्या उसके लिए कोई खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही गिफ्टेड है, तो उसको वो जो है, अब अगर कोई काम जल्दी कर लेगा तो वो कहीं ना कहीं जो है क्लास में बाकी बच्चों के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए बार बार, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उसके लिए जो लेवल बढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावात्मक परिपक्वता पाई जाती है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में जो है क्या किया जाता है, नज़रअंदाज। तो ये बात सही है। जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनके लिए जो है कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, मतलब उस पर कुछ मतलब कि कुछ विशिष्ट जरूरतों की आवश्यकता होती है जो कि उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये बात एकदम करेक्ट है। तो इन सभी ऑप्शन में जो है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी
एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा। क्या पुनर्वलन देंगे तो उससे बच्चे की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन ज़्यादा काम नहीं करता है। निष्क्रिय श्रवण, बच्चा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, बस जो है चुपचाप सुनते जा रहा है, तो ये क्या बात सही है? सक्रिय भागीदारी ये दिख रहा है? नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा। प्रतियोगिता को बढ़ा, प्रतियोगिता कभी भी ऑप्शन दिखे गलत होता है। निष्क्रिय श्रवण दिखे, ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम, बिल्कुल जब आप बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेरी करेंगे, उससे जो पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है बच्चे जो है क्या होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे जो है बच्चों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। 22 देखते हैं, 22 का क्या आंसर होगा। समकक्षों से चर्चा या संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। जो समकक्षी है, जो चर्चा और संवाद होता है, ये जो है शिक्षा शास्त्रीय जो पद्धतियां हैं, ठीक है, जो मेथड्स हैं, उसमें समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। नहीं भैया, ये एक साधन का काम करती है, चर्चा और संवाद, क्योंकि बच्चे जो है इससे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अधिगम की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो व्यक्तिवादी है, न कि सामाजिक। जो अधिगम की प्रक्रिया वो व्यक्तिवादी है, सामाजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भी ऑप्शन आपका जो है गलत है। यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही वाले को तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट 23 देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकार करने वाले, असफलता से बचने वाले। तो एज अ टीचर विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित? महारत उन्मुख। ठीक है, एज अ टीचर तो आप यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जो धारणा है उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी? मुझ में जन्मजात कोई क्षमता मौजूद ही नहीं है, पहले ही नकारात्मक हो गया तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? तो ये तो होगा ही नहीं। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, बच्चे पहले से ही जो है ये बना के दिमाग में बैठा है कि जो टीचर्स हैं वो जो है हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हम कर ही नहीं सकते, तो ये भी सीखने में उसको जो है प्रोत्साहित नहीं करेगा। अच्छे बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ आ जाए कि मैंने मतलब प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया तो मेरे अंक अच्छे आएंगे, और अगर मैंने प्रयास नहीं किया तो मेरे अंक जो है बुरे आएंगे, ये सब जो है किस पर निर्भर करता है? अपने प्रयास पर, अपने प्रैक्टिस पर। अगर ये बच्चे को निर्भर ये समझ में आ गया तो बच्चे के जो सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ये बात तो सही है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए, मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। ये पहले से ही बच्चा जो है मान के ये बैठ जा रहा है, तो कितना भी प्रयास करेगा वो, क्योंकि वो मेंटली जो है अपने आप को ये सोच चुका है कि मेरे इसमें अच्छे अंक आएंगे ही नहीं, आ पाएंगे नहीं, कितना भी मैं प्रयास कर लूँ। तो ये भी आपको जो आगे सीखने के लिए सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि अच्छा या बुरा जो है अंक हमारे प्रयास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? संरचनावाद का सिद्धांत। तो संरचनावाद क्या है? संसार के बारे में अपना खुद की समझ बनाना। सीखने में अधिगम जो करता है, जो लर्नर्स हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जिससे वह संसार के बारे में अपना खुद की समझ बनाए। ठीक है, जो संरचनावाद है इसका मेन उद्देश्य यही है कि मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी चीज़ के बारे में अपनी खुद की समझ जो है विकसित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। ठीक है, जरूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा 30 में से, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वो भी आप जो है जरूर बताइएगा। पैडागोजी को लेकर और इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं तरीका सिखाऊंगी। और ये बीच बीच में जो है मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक सही तरीके से जो है आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं सही तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है, मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों को जो है इतना करने की कोशिश कर रही हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, देखिए, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं? ठीक है, देखिए, जो उनके लिए अप्रासंगिक है या जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पे से बहुत परे है।
तो बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? जो वो पहले से समझते हैं, जो उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं उसी पर जो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञान से रिलेटेड संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बिल्कुल भी नहीं। संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं और एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए, संज्ञान और संवेग दोनों ही एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को जो है ये प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो है जहाँ पे भी बोला जा रहा है कि संज्ञान जो है संवेग पर प्रभाव डालता है या नहीं डालता है, या जो भी इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन है वो आपके गलत होंगे। याद रखिएगा, संज्ञान और संवेग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। देखिए, किन शैक्षणिक प्रणामियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? ठीक है, मतलब कि किन शैक्षिक प्राणियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को जो है प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अन्वेषण और प्रयोग के द्वारा, देखो, नहीं किया जा सकता। अन्वेषण, खोज और प्रयोग के द्वारा तो किया जा सकता है, सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित होता है, सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है। अभिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास, ये भी सही है। चर्चा और बहस भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। निष्क्रिय रूप से सूचना, निष्क्रिय रूप से सुनने के कौशल, कहने का मतलब है पैसिवली आप बस, आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बस चुपचाप जो है सुनते जा रहे हैं। इस तरह का जो स्किल है ये कभी भी जो है एक सार्थक अधिगम, एक सही अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। 29, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? विद्यार्थियों द्वारा जो निर्मित भ्रांतियां हैं, ठीक है, उसे निपटाने के लिए जो रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? तो क्या सुझाव देता है? ऑप्शन देखिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। कभी भी ऑप्शन में इस तरीके का दिखे ना, कोई भी चीज़ को लेकर अनदेखा करना, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। उन्हें निष्क्रिय रखने, ये भी ऑप्शन गलत। विद्यार्थियों को सजा, ये भी ऑप्शन गलत। देखो, सजा देना कभी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा का मौका मुहैया करवाना चाहिए। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों द्वारा अगर कोई भ्रांतियां हैं, अगर उससे निपटना चाहते हैं तो रचनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा हर एक बच्चे को जो है उस पर चर्चा का मौका, अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनकी भ्रांतियां जो है दूर हो सके और अपने खुद के भी विचार एज अ टीचर आपको व्यक्त करना चाहिए, चीज़ों को समझाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कैसा रहा सेशन जरूर बताइएगा, ताकि जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, स्कूल को, देखिए, स्कूल को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। जो स्कूल है, अगर माता पिता को किसी भी तरह से बच्चे की शिक्षा में शामिल नहीं करेंगे तो क्या ये सही है? क्योंकि एक माता पिता ही अपने बच्चे को अच्छे से समझता है और टीचर, क्योंकि बच्चा जो है टीचर के पास जा रहा है, तो जब तक इन दोनों का जो है मिलाएंगे नहीं, तब तक बच्चे का पूरा अच्छी तरह से उसका सर्वांगीण विकास आप कर ही नहीं सकते। बच्चे का बेहतर विकास करना है तो माता पिता का जो है बच्चे की शिक्षा में शामिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है। तो क्या ये बात सही है? मतलब कि अगर आप माता पिता के साथ या समुदाय, किसी भी समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो इस बच्चों के जो अर्थपूर्ण अधिगम है, उस मतलब कि जो उनकी लर्निंग है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होगी? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो दोनों ही गलत हैं। देखिए, ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, और अगर कैसा रहा आप सब लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी PDF है मैं टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जाके जो है ले लीजिएगा। देखिए, क्लासेस जो है SST की आप लोगों की चल रही हैं। ज्योग्राफी 6 to 8 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों का भी पेपर 2 SST है, तो मैं यही बोलती हूँ कि NCERT पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी करके अपना CTET क्लियर करना चाहते हैं, CTET बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एक सही गाइडेंस के साथ और एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन
आपको पढ़ना नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, सब कुछ रट के नहीं जाना है, समझ कर कहाँ पे समझना है, कहाँ पे आपको चीज़ों को याद करना है, ये चीज़ जो है आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ पर कितना कैसे पढ़ें। बस आप जुड़े रहिए, एक एक करके क्लासेस आप लोगों को मिलती जाएंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन आपको क्लासेस ज़रूर मिलेंगी। बस आप लोग जो है ऐसे सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ जो है पूरे एग्ज़ाम तक रहूँगी।